नमस्कार, आज आपका फिर स्वागत है एक नई कहानी में। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है श्रापित बंगला। संतोष एक सरकारी का स्कूल टीचर था। संतोष का अभी अभी तबादला हुआ था देहरादून एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर। लगभग एक हफ्ते तक संतोष स्कूल के ही एक सरकारी कमरे में ही था। लेकिन संतोष को एक घर की जरूरत थी जहां पर वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ आराम से रह सके। एक दिन संतोष रोज की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते वो टेबल पर रखा आज का अखबार देखने लगा। अखबार में बहुत सारे किराए के लिए घरों के एडवर्टाइजिंग थे। संतोष ने बहुत सारे ऐड देखे और उसको एक बंगला पसंद भी आ गया जो देहरादून में उसके स्कूल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर रोड पर था। संतोष ने मन बना लिया था कि हो ना हो अब इसी बंगले को लेना है, क्योंकि बाकी सभी घरों से इसका किराया भी बहुत कम था और ऐड में जिस हिसाब से बताया था उस हिसाब से घर भी बहुत बड़ा और आलीशान था। और उसके बाद स्कूल जैसे खत्म हुआ, संतोष अपने रूम पर जाकर खाना वगैरह खाकर सबसे पहले उसने उसी अखबार में जो ऐड था उसमें दिए फोन नंबर पर फोन लगाया। फोन लगाते ही संतोष ने कहा कि सर, आपने अपने बंगले का ऐड दिया था अखबार में, वो मुझे चाहिए किराए के लिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो एक बार और फिर जब तक आपका मन करे तब तक आप इसमें रह सकते हैं। फिर संतोष ने आज शाम को ही उस बंगले को देखने के लिए कह दिया। और शाम को लगभग 4 बजे या 4:30 बजे के करीबन संतोष अपने रूम से निकला और वहां पर जाकर उसने उस मकान मालिक को फोन करके बता दिया। और मकान मालिक ने आकर संतोष को बंगला खोलकर हर जगह से दिखाया और संतोष बंगले में हर तरफ घूम घूम कर देख रहा था और यही सोच रहा था कितना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में मिल गया। सच में बंगला बहुत बड़ा और बहुत आलीशान था। फिर उसके बाद संतोष ने मकान मालिक से कहा, सर, यह बंगला कितने दिनों से खाली है? फिर मकान मालिक ने कहा, ये लगभग 1 साल से खाली पड़ा है। संतोष ने कहा, ये तो शहर में इतना बढ़िया घर है और रेट भी बहुत अच्छा है, फिर क्यों खाली है? फिर मकान मालिक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सबका अपना अपना मानना है, शुभ अशुभ। और इसके अलावा ज्यादा कुछ बताया नहीं मकान मालिक ने। उसके बाद संतोष ने किराए वगैरह की सारी बात करी और 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने को कहा। उसके बाद संतोष ने रूम पर पहुंचते ही उसने अपने वाइफ को फोन में सारी बात बता दी कि एक बंगला देख लिया है, अब यहीं पर आ जाओ। संतोष की वाइफ भी बहुत खुश थी और अगले दिन ही वो भी नैनीताल से देहरादून आ गई। संतोष की वाइफ और उसकी एक छोटी बच्ची दोनों बहुत खुश थे और संतोष भी उस दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं गया था। संतोष ने अपनी वाइफ को बताया कि उसने जो बंगला देखा है वो बहुत बड़ा और बहुत आलीशान है, वहां हमें और कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, घर के काम की सारी चीजें हैं वहां पर, इसलिए बस हमें सीधा वहां सिर्फ जाना ही है। फिर उसकी वाइफ ने कहा, चलो फिर अब कब चलोगे? संतोष ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अभी मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ, फिर हम तीनों उस बंगले में चले जाएंगे। उसके बाद संतोष ने टैक्सी बुक करी और थोड़ी देर में टैक्सी वाला टैक्सी लेकर आ गया। संतोष ने टैक्सी वाले को एड्रेस बताया और वो और उसकी वाइफ और उसकी बच्ची तीनों टैक्सी में अपना सामान वगैरह लेकर बैठ गए। संतोष टैक्सी वाले के साथ आगे ही बैठा हुआ था। संतोष ने कहा कि आप यहीं के रहने वाले हो? फिर टैक्सी वालों ने कहा, मेरा नाम गुड्डू है और सर, मैं रहने वाला तो यूपी का हूं, पर कई सालों से यहाँ रहता हूं और टैक्सी चलाता हूं। टैक्सी वाले ने बात ही बात में पूछा कि आप उधर कहाँ जा रहे हो? फिर संतोष ने कहा, राजपुर रोड साल जंगल के पास एक बंगला है जिसे मैंने किराए पर लिया है, अब हम वहीं पर रहेंगे। टैक्सी वाला शायद तुरंत समझ गया। फिर उसने कहा, मनोज प्रसाद जी का बंगला है जो राजपुर रोड साल जंगल के पास है। फिर संतोष ने कहा, हाँ, आप जानते हो क्या? उसके बाद टैक्सी वाले ने बड़ी हैरानी भरी नजरों से संतोष को देखा और कहा, सर, आपको किसने आइडिया दिया कि आप उस बंगले को किराए पर लो? उस टैक्सी वाले की बात सुनकर संतोष ने कहा, क्यों, किसी ने नहीं, मैंने अखबार में उसका ऐड देखा था। टैक्सी ड्राइवर मानो उस बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने गाड़ी धीरे करी और कहा, सर, आप कहीं और देख लो, वो बंगला सही नहीं है, क्योंकि वहां तभी तो कोई नहीं रहता, 1 साल से ज्यादा हो गया वो बंगला इसीलिए खाली है, कहते हैं कि वहां रहने वाले इंसान ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। संतोष ने टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की सारी बात सुनी और कहा, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, मैं ऐसी चीजों को नहीं मानता, इतना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में कैसे छोड़ दूं? उसके बाद टैक्सी ड्राइवर कुछ बोलने ही जा रहा था कि संतोष ने उसकी बात बीच में ही काट दी और संतोष ने कहा, तुम चुप हो जाओ। लेकिन संतोष की बीवी कहने लगी, नहीं भैया, आप बताओ उस बंगले के बारे में, आप तो यहीं के रहने वाले हो, आप ज्यादा जानते होगे। उसकी वाइफ के बार बार कहने पर गुड्डू ने फिर बताना शुरू करा। गुड्डू ने कहा, मैडम, मैं आप सबके लिए भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि आप उस बंगले में मत जाओ। हाँ, मानता हूँ उसका किराया और सभी घरों से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उस किराए का ही क्या जो आपकी जिंदगी ही ले ले। फिर गुड्डू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा,
मैडम, आपसे पहले यहाँ बहुत लोग रहने को आए, जैसे आप कम किराए की लालच में उस बड़े बंगले में जा रहे हो, और लोग भी उस बंगले में बहुत शौक से जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन के अंदर ही जो भी वहां जाता है उसकी मौत जरूर हो जाती है। गुड्डू की सारी बात सुनकर संतोष की वाइफ ने थोड़ा घबराते और डरते हुए कहा, पर ऐसा क्या है? फिर ड्राइवर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और थोड़ी देर में वो सब लोग उस बंगले के पास पहुंच गए। बंगला साल जंगल के थोड़ा अंदर की तरफ था। वहां पहुंचते ही गुड्डू ने टैक्सी रोकी और उन लोगों का सम्मान वगैरह उतरा कर रखवा कर वो चला गया। और उसके बाद संतोष अपनी वाइफ अपनी बच्ची नेहा के साथ उस बंगले के अंदर चला गया। और संतोष अपनी वाइफ को दिखा रहा था, कह रहा था, देखो कितना अच्छा और कितना बड़ा बंगला है, यह नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा है। पर संतोष की वाइफ थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसे भी बंगला बहुत पसंद आ रहा था, और बंगले के चारों तरफ जो हरा भरा नज़ारा लग रहा था वो प्रीति को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर प्रीति ने संतोष से कहा, बंगला तो सच में बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है, लेकिन सामने जंगल देखने में भी बड़ा खतरनाक लग रहा था। इसलिए उसने संतोष से कहा, एक तो ये जंगल बहुत बड़ा और भयानक सा है, और दूसरा वो जो ड्राइवर बता रहा था मुझे सच में बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ। संतोष ने फिर उसे समझाने की कोशिश करी, यार तुम समझती क्यों नहीं हो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन सच बताऊं तो इस शहर में इससे अच्छा और इतना बढ़िया बंगला कहीं मिलेगा इतने कम रेट पर। संतोष को तो बस ये बंगला भा गया था। इसलिए उसके बाद वो लोग घर में सारा सामान वगैरह इधर उधर सेट करने लगते हैं, और पूरा घर सेट करने के बाद शाम के लगभग 5 बजे या 5:30 बजे के करीबन संतोष बाहर चला गया सब्जी वगैरह लेने। घर में प्रीति और नेहा अकेले थे। संतोष के जाते ही है प्रीति को मानो बहुत डर लग रहा था, और सोफे पर बैठे हुए बस जो बात टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने बताई थी वही बार बार सोच रही थी। तभी उसकी नजर आसपास पड़ी तो उसे नेहा कहीं पर नहीं दिख रही थी। उसके प्रीति घर में हर तरफ नेहा को आवाज मारकर ढूंढ रही थी, लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। प्रीति परेशान थी हो गई और बंगले में हर तरफ जाकर नेहा को खोज रही थी, और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर नेहा को आवाज मार रही थी, लेकिन शायद नेहा आसपास कहीं थी ही नहीं, तभी तो नेहा को सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज लगा लगा प्रीति थक हार कर एक जगह बैठकर रोने लगी। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।